और चलिए ब्रेक के बाद बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैक टू बैक दौरे पर छत्तीसगढ़ के हैं और इस बीच वो डोंगरगढ़ पहुंच चुके हैं। मां बमलेश्वरी के कर रहे हैं दर्शन। जैन तीर्थ चंद्रगिरी भी जाएंगे पीएम। आचार्य विद्यासागर जी का आशीर्वाद लेंगे। डोंगरगढ़ में तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच पीएम मोदी पहुंचे हैं और ये दौरा उनका बेहद खास माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि आचार्य विद्यासागर से उनकी मुलाकात होगी। मां बमलेश्वरी में इस वक्त वो मौजूद हैं और यहाँ पर वो दर्शन पूजन कर रहे हैं। मां बमलेश्वरी जो कि प्रसिद्ध मंदिर है छत्तीसगढ़ में, और यहाँ पर हर कोई दर्शन पूजन करने के लिए जाता है, इसकी मान्यता है। ये मोदी भी यहीं पर मौजूद हैं। तस्वीर आपको काफिले की भी दिखा रहे हैं हम। पीएम मोदी लगातार दूसरे दिन छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और वो डोंगरगढ़ के जैन तीर्थ चंद्रगिरी भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है और इसी के साथ पीएम मोदी की अगर बात करें, उनके इस दौरे की राजनीतिक लिहाज से भी बेहद खास है। हालांकि कोई जनसभा आज वो संबोधित नहीं करेंगे, लेकिन पीएम मोदी आज अलग अलग जगहों पर जाएंगे। उनका ये निजी दौरा माना जा रहा है। तो पीएम मोदी पहुंच गए हैं छत्तीसगढ़। पीएम मोदी राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर में मौजूद है, पूजा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मंदिर में मां बमलेश्वरी के दर्शन करने के साथ ही जैन तीर्थ चंद्रगिरी में करीब 1 घंटे तक रुकेंगे। यहाँ पीएम जैन आचार्य श्री विद्यासागर महाराज से मुलाकात करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने शनिवार को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में चुनावी सभा को संबोधित किया था। बता दें कि प्रधानमंत्री 4 दिनों में चौथी बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को होना है और उससे पहले बैक टू बैक पीएम का ये दौरा। ये भी आपको बता दें कि शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार है, उसके बाद थम जाएगा चुनाव प्रचार और ऐसे में कोई भी प्रत्याशी या पार्टी शाम 5 बजे के बाद प्रचार नहीं कर सकेगा। उसके बाद बैठक और जनसंपर्क जरूर किया जा सकता है, लेकिन वाहनों और अस्थायी चुनाव कार्यों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसका उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। इसके पहले चुनाव प्रचार के अंतिम दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे छत्तीसगढ़, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोंगरगढ़ पहुंच गए हैं और ये काफिले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम। काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब वो यहां पर पहुंचे थे हाई सिक्योरिटी के बीच। डिप्टी एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, डोंगरगढ़ पहुंच गए हैं पीएम, मां बमलेश्वरी की पूजा में वो शामिल हैं, आगे क्या होगा खास? देखिए, प्रधानमंत्री का ये बहुत ही छोटा सा दौरा है और इस दौरे में वो अपने धार्मिक जो काम है वो पूरे करेंगे। चंद्रगिरी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री, वहां पे विद्यासागर महाराज से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री निकलेंगे। डोंगरगढ़ की बमलेश्वरी माता के दर्शन करेंगे, जो छोटे बमलेश्वरी नीचे के हैं वहां पर वो दर्शन करेंगे और उसके बाद छत्तीसगढ़ से लौट जाएंगे। बहुत शॉर्ट दौरा है, लेकिन इस दौरे के मायने बहुत हैं क्योंकि चुनाव चरम पर है। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और ऐसे में प्रधानमंत्री यदि बमलेश्वरी माता के दर्शन करने पहुंचते हैं, आचार्य विद्यासागर महाराज से मिलते हैं, तो इसके कई मायने हैं। ये एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश है पूरे प्रदेश में और खासकर दुर्ग संभाग की अगर हम बात करें तो जहां पर भी पहले चरण में चुनाव होने हैं, तो दुर्ग संभाग बीजेपी के लिए लगातार एक पहेली बना हुआ है और बीजेपी की बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर है नहीं। ऐसे में प्रधानमंत्री और बीजेपी काफी समय से कोशिश कर रही है कि इस किले को भेज दिया जाए और यही एक कोशिश है, यही एक मैसेज देने की आज कोशिश है जो छोटे से दौरे के दौरान प्रधानमंत्री इस इलाके में देने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का दौरा बहुत अहम है और एक मैसेज देने की कोशिश है बमलेश्वरी माता के दर्शन के जरिए भक्तों को, आचार्य विद्यासागर महाराज से मिलकर, क्योंकि इस इलाके में अच्छी खासी तादाद में उनके भी समर्थक है। तो एक छोटा सा दौरा, प्रधानमंत्री दर्शन भी कर रहे हैं और उसके बाद पूरे इलाके में मैसेज भी जा रहा है क्योंकि 7 तारीख को इन इलाकों में भी वोटिंग होनी है। ऐसे में आप समझ सकती हैं कि ये मैसेज पहले चरण के जो यहाँ पर वोटिंग होनी है वहां के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और
आने वाले और भी चुनावों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री खास तौर पर दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। ये बहुत अहम दौरा है, धार्मिक दौरा भी कह सकते हैं, और इसके कई सारे सियासी मायने भी हैं जो कि लोग निकाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक तरफ मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ अब बात करेंगे दुर्ग से आ रही बड़ी खबर की। तो दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर, भिलाई में फिर ईडी ने छापेमारी की है और भिलाई में 3 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की है। राधिका नगर में जारी है ईडी की कार्रवाई। रिटायर्ड कर्मचारी, रिटायर्ड टीचर के मकान पर यह छापेमारी हो रही है। तो ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और एक बार फिर अब ईडी की कार्रवाई 3 अलग जगहों पर। मिथिलेश संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश ठाकुर, क्या जानकारी मिल रही है ईडी की कार्रवाई को लेकर? कहां पर ईडी की कार्रवाई हो रही है और अब तक क्या कुछ जानकारी मिली है इस कार्रवाई को लेकर? देखिए, अभी ईडी की कार्रवाई जारी है। क्या कुछ मिला है ये तो बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि ईडी अधिकृत जानकारी देगी उसके बाद ही ये पता चल पाएगा। लेकिन भिलाई में लगातार 2 तारीख को एक बड़ी कार्रवाई हुई थी जिसमें करोड़ों रुपए मिले थे। उसके बाद में आज सुबह से ही फिर से वही टीम जो है, बताया जा रहा है कि वही टीम जो है वो भिलाई पहुंची है, कि राधिका नगर में पहुंची हुई है, जहां पर राधिका नगर क्षेत्र में ही आसपास के 3 मकान है, वहां पर ये कार्रवाई की गई है। वहां पर सुबह से ही टीम पहुंची हुई थी। लगातार जांच जारी है। जांच में क्या सामने आता है ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन लगातार जिस तरह से ईडी की कार्रवाई जो जारी है उससे कहीं ना कहीं कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय जो है कुछ दिनों के बाद में यहाँ पर मतदान होना है। विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर सरगर्मी तेज है और उसी बीच में ईडी की लगातार दबिश दी जा रही है। तो कोई अभी देखने वाली बात ये होगी कि क्या सामने आता है। लेकिन फिलहाल लगातार जो ईडी की कार्रवाई जारी है। जी, बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान के 48 घंटे पहले आज शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा, जिसके बाद कैंडिडेट्स डोर टू डोर ही प्रचार कर सकेंगे। पहले चरण के 20 सीटों पर 2 अलग अलग समय पर मतदान होगा। 7 नवंबर को वोटिंग होगी। पहले चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 223 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और इसको देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं चुनाव आयोग की तरफ से पहले ही कर ली गई थी। पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 5304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जागरूकता लगातार फैलाई जा रही है लोगों के बीच कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, मतदान केंद्र अपने मताधिकार का इस्तेमाल वो करें, वोट डालें। और लगातार न्यूज 18 की भी यही अपील है कि आप अपने घरों से बाहर निकलें और लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल हों और अपने अधिकार का इस्तेमाल करें, वोट डालें। और हर एक वोट बहुत जरूरी है, इसलिए भी लगातार यही अपील है जागरूकता की कि लोग जागरूक रहे, अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। फिलहाल तमाम जो नेता हैं वो आज आखिरी दिन ताकत झोंकेंगे छत्तीसगढ़ में। जिस तरीके से प्रचार का जो शोर है वो 5 बजे तक ही आपको नजर आएगा, उसके बाद ये थम जाएगा। उसके बाद सिर्फ डोर टू डोर ही कैंडिडेट्स प्रचार कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं जनता के बीच जाकर, लेकिन किसी भी तरह की बड़ी सभाएं, रैलियां, रोड शोज ये नहीं होंगी। 7 नवंबर को क्योंकि पहले चरण का मतदान है, 20 सीटों के लिए वोटिंग की जाएगी। 223 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगेगी और पहले चरण के लिए शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। आज कई बड़े नेता आपको छत्तीसगढ़ में नजर आएंगे। भूपेश बघेल से लेकर बीजेपी के बड़े चेहरे आज छत्तीसगढ़ में प्रचार प्रसार करेंगे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी आज कई ऐलान किए जा सकते हैं, मैनिफेस्टो को लेकर जानकारी मिल रही है। तो देखिए 20 सीटों पर पहले चरण में क्योंकि वोट डाले जाएंगे तो प्रचार थम जाएगा शाम 5 बजे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए आज कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होगा। यह भी बताया जा रहा है कि घोषणा पत्र में धान, किसान, आदिवासी, जल, जंगल, जमीन पर फोकस होगा। घोषणा पत्र सभी संभाग मुख्यालयों से जारी किया जाएगा। रायपुर में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और राजनांदगांव में सीएम भूपेश बघेल घोषणा पत्र जारी करेंगे।
तो आज घोषणा पत्र जारी हो जाएगा। कांग्रेस की तरफ से आज देखना होगा कि घोषणा पत्र में किन चीजों को शामिल किया जाता है। इंतजार है घोषणा पत्र का। कांग्रेस क्या तोड़ लाई है बीजेपी के संकल्प पत्र का, ये देखना अभी बाकी है, क्योंकि तमाम दावे तो किए जा रहे हैं कि महिलाओं के लिए, किसानों के लिए बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, जिसका इंतजार अभी बाकी, क्योंकि 2 बजे बताया जा रहा है कि घोषणा पत्र जारी किया जा सकता है। ममता लांजेवार हमारी सहयोगी साथ जुड़ गई है। ममता, क्या जानकारी मिल रही है कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर? देखिए, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो 2 बजे जारी होगा और अलग अलग संभाग के हिसाब से जारी होगा। जैसे कि कुमारी शैलजा रायपुर में जारी करेंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव में जारी करेंगे घोषणा पत्र, टीएस सिंहदेव सरगुजा में जारी करेंगे, चरणदास महंत जो है बिलासपुर में जारी करेंगे, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज बस्तर में घोषणा पत्र जारी करेंगे, ताम्रध्वज साहू दुर्ग में जारी करेंगे। दूसरी बात अगर हम बात करें तो तोड़ की बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस ने 17 गारंटियाँ पहले ही दी। अलग अलग कांग्रेस ने एक दूसरी स्ट्रेटेजी अपनाई थी, अलग अलग जो सभाएं हुई उसके जरिए वो घोषणाएं करती गई। पहली जो घोषणा की थी सबसे पहले वो थी कर्ज माफी की घोषणा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी ने जिस तरह से कहा कि एजुकेशन में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे केजी टू पीजी पढ़ाई के लिए, कांग्रेस ने पहले ही यहाँ पर पीजी जो है वो केजी टू पीजी फ्री एजुकेशन की बात कह दी है। बीजेपी ने कहा है कि 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा, कांग्रेस ने कहा है कि 500 रुपए महिलाओं के खाते में डाल दिए जाएंगे। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अगर उज्ज्वला की बात करें तो अगर 900 का सिलेंडर माना जाए तो यहाँ पर हमने जो घोषणा की उसके हिसाब से 450 रुपए में महिलाओं को जो सिलेंडर मिल जाएगा, और हमने ओवरऑल सभी के खाते में 500 रुपए डालने की बात कही गई है। धान के बोनस को लेकर अगर हम बात करें तो 4000 रुपए प्रति सालाना की बात कही गई है। तो ये 10 लाख रुपए बीमा पहले ही कांग्रेस घोषणा कर चुकी है। देखना यह है कि नई घोषणाएं क्या है। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने उनके घोषणा पत्र को कॉपी किया है। ज्यादातर जो घोषणाएं देखना होगा कि आगे की मैनिफेस्टो में कांग्रेस के क्या होता है। ममता, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। सुकमा से बड़ी खबर आ रही है, मुकरम के पास आईईडी ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में एक नक्सली के मरने की भी खबर है और मार्कागुड़ा मुकरम के बीच जंगल में यह ब्लास्ट हुआ है। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी लगा रहे थे नक्सली। हालांकि आईईडी लगाते समय यह ब्लास्ट हुआ है। और खबर कांकेर से, जैसा कि हमने आपको बताया कि पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुड़नार में जंगल में मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से नक्सली भाग निकले। अब ताजा जानकारी यह है कि पुलिस ने नक्सल कैंप ध्वस्त कर दिए हैं। अंतागढ़ क्षेत्र में सर्चिंग अभियान जारी है। ताड़ोकी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। अंबिकापुर में गांजा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 2 अलग अलग तस्करी के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। साथ ही 22 किलो गांजा भी बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 3 लाख बताई जा रही है। तस्करों के पास से एक स्कूटी पिकअप समेत 3 मोबाइल और 48,000 कैश भी बरामद किया गया है। खबर अंबिकापुर से, जहां बहू ने ही ससुर की हत्या कर दी। डंडे से पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया है। खाना मांगने को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था। मृतक का नाम लेसवा कोरवा बताया जा रहा है। कमलेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम अस्करा के मूसाखोर मोहल्ले का यह पूरा मामला है। विवाद शुरू हुआ खाने को लेकर, और खाना जब मांगा गया तो इस बात से आक्रोशित बहू ने ससुर की हत्या कर दी। तो बहू ने ससुर की हत्या कर दी है। पीट कर ससुर को मौत के घाट उतारा। दरअसल पूरा मामला खाना मांगने को लेकर शुरू हुआ था। अंबिकापुर से ये जानकारी मिल रही है, और जब इसका विरोध किया बहू ने, फिर ससुर पर आक्रोशित होकर उसने पीटना शुरू कर दिया। पीट कर मौत के घाट ससुर को उतार दिया।
यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।